चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट महारथी सेगमेंट में आज हमारे मेहमान हैं अनिरुद्ध सरकार। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। या गुड मॉर्निंग अजय। वीकेंड में आप हमारी तरह आपने भी काफ़ी बातचीत और चर्चाएं की होंगी। पॉसिबल इम्पैक्ट बहुत जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक है, बहुत ज़्यादा एकदम अनकॉल्ड फॉर है। भारत ऑफ कोर्स खड़ा है इसराइल के साथ ऐसे कठिन समय में। लेकिन अगर हम बाजार का आज रिएक्शन देखें, काफ़ी मैच्योर रिएक्शन, काफ़ी जमा हुआ सधा हुआ रिएक्शन, कोई पैनिक नज़र नहीं आया। हम यहाँ 8 से 9 में भी अपने व्यूअर्स से यही बात कर रहे थे कि पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, और इस तरह की और कोई भी गिरावटें आगे चल के अगर आती हैं जियोपॉलिटिकल या मैक्रो रिलेटेड, तो आप खरीदारी करेंगे? आपने भी कैश रेज कर रखा था? या अजय, सो आई थिंक एक जो बहुत अच्छा चीज हुआ है कि ये जो पूरा जो इवेंट हुआ है, इट हैज हैपेंड ऑन अ वीकेंड। यही सेम चीज अगर किसी मार्केट वाले दिन होता, डेफिनेटली द मार्केट रिएक्शन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। आई वुड से कि आज का जो मार्केट रिएक्शन है इज अ वेरी गुड साइन दैट इन्वेस्टर्स को भी दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी इवेंट वन डज नॉट नीड टू रिएक्ट। काफी सारा जो वीकेंड पे अगर आपने देखा होगा डिस्कशन हो रहा था दैट ड्यूरिंग द यूक्रेन रशिया वॉर वी हैड सीन अ मैसिव फॉल इन द मार्केट। ये जो इजराइल का इवेंट हुआ है इसमें भी बड़ा फॉल आ सकता है कि नहीं। आई थिंक दोनों इवेंट में बहुत मैसिव डिफरेंसेस है। बिग डिफरेंस इज दैट इजराइल का जो इवेंट हुआ है इसमें आपका जो एनर्जी प्राइस या फिर पूरा जो ऑयल प्राइसेस का मैसिव मूवमेंट आया था फेब 22 से मार्च 22 के बीच में लास्ट ईयर, वो नहीं दिखने वाला है। थोड़ा स्पाइक आएगा बट नॉट टू द एक्सटेंट जो हमने पहले देखा था। दूसरी बात यह है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन इजराइल। सो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट नोज द एक्शन विच हैज टू बी टेकन। सो आई वुड से कि ये जो मार्केट रिएक्शन था इन द मॉर्निंग वो बेसिकली द पैनिक सेलर्स थे, जो लोग बिकॉज ऑफ द इवेंट दे रिएक्टेड। We also have been the buyers. I would say कि it's a good time to buy. Having said that, also मेरा जो broader view रहेगा in the market अगले 4 से 5 महीने is slightly on the cautious side. It's not to do with Israel. There are multiple other events which are lined up. So I would say slightly cautious होना better रहेगा. But yes, on a bad day like this, if you get some good stocks, I think buying करना अच्छा रहेगा। 4 से 5 महीने में आप कौन से इंडिकेटर्स पर नज़र बना के रखे हैं? मैं समझ सकता हूं कि ग्लोबल मैटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हाथ से बाहर हैं। हायर फॉर लॉन्गर एक सिर्फ यूएस मार्केट में ही नहीं, हमारे यहाँ भारत में भी हायर फॉर लॉन्गर ऑलमोस्ट आ चुका है कि रेट्स जो हैं शायद उतनी तेज़ी से कटे ना, या रेट कट साइकिल ना शुरू हो जो हम लोग बाजार पहले पकड़ के चल रहा था। लेकिन यूएस यील्ड्स ये कितने खतरे की घंटी हैं, और आप चीज़ों को कौन सी मॉनिटर कर रहे हैं अपने रेडार पे? आज के दिन में अगर मैं बोलूं देयर आर 4 इवेंट्स जो मार्केट को ड्राइव करने वाला है फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months। वन इज द विच इज हैपनिंग विच इज द जियोपॉलिटिक्स। सेकंड होने वाला है अर्निंग्स जो अपना अभी द नेक्स्ट क्वार्टर इज गोइंग टू बिगिन। द थर्ड फैक्टर इज गोइंग टू बी इलेक्शंस इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। एंड फोर्थ विल बी द इंटरेस्ट रेट यील्ड्स और द यूएस बॉन्ड यील्ड्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन देयर। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं कि आई डोंट थिंक सो कि they will allow the market to move in any direction in any short time। तो इसमें अगर मैं बोलूं जो पहला फैक्टर है द जियोपॉलिटिक्स, वो आई थिंक इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इनफैक्ट ऑल दीज 4 फैक्टर्स आर सच कि उसमें इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता है। वी हैव टू ओनली सी कि कहां पे अपना पोर्टफोलियो पोजिशनिंग हो। अर्निंग्स का जो बात है वहां पे आई थिंक इमीडिएट आई थिंक एक्शनेबल है विद रिगार्ड टू इन दिस क्वार्टर कहां पे हम लोग दिख रहे हैं कि अर्निंग्स वीक रहेगा, कहां पे अच्छा रहेगा। सो दैट इज वन एरिया वेयर इन्वेस्टर्स कैन पोजिशन। When it comes to again elections, I think that is again out of the control of investors. And the fourth is the US bond yields. I think interest rate जो पहले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि it has peaked out. I think last कुछ मीटिंग्स में ये आउटकम आया है कि देयर कुड बी अनदर राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक। और एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है कि द यूएस बॉन्ड यील्ड्स आर एट ऑलमोस्ट 16 ईयर हाई। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे को लग रहा है विल कीप द एफआई मनी स्लाइटली ऑन द एज। बिकॉज अगर हम इंटरेस्ट यील्ड्स द बॉन्ड यील्ड्स एंड इक्विटी यील्ड्स का कंपैरिजन देखें, the risk premium for equity is very very kind of, it's not justifying that why the money should move from debt to equity। तो मैं बोलूंगा ये यूएस बॉन्ड यील्ड एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके कारण हो सकता है एफआई का पैसा जो इंडिया में आ रहा था वो थोड़े टाइम तक इट माइट बी ऑन पॉज।
अनुज, जैसे भी आप कह रहे हैं कि ना कि अर्निंग्स आएगा तो अर्निंग्स में कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे। टीसीएस ने ना अर्निंग्स से ठीक पहले आके जो बायबैक की अनाउंसमेंट कर रहा है कि भी हम 4300-4500, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4300-4500 का रेट आएगा। तो इस अर्निंग में एक्सपेक्ट करें कि आईटी जितना लोग नेगेटिव सोच रहे हैं उतना होगा नहीं, क्योंकि टीसीएस ये मैसेज देना चाहता है कि आप सब थोड़ा गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। फिर दूसरा बात ये होता है कि जब पता होता है कि थोड़ा अर्निंग्स वीक आने वाला है, टिपिकली यू विल वांट टू कम एंड अनाउंस अ बायबैक और अ लार्ज काइंड ऑफ एन कॉर्पोरेट एक्शन। तो वो ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि अर्निंग्स इज नॉट गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, एंड उस कारण हो सकता है द मैनेजमेंट वांट्स टू डू काइंड ऑफ द बायबैक। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बोलूंगा कि बहुत बड़ा नेगेटिव आई थिंक एक्सपेक्टेशन है नहीं अभी आईटी में। मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स जो था दे आर ऑल प्राइस्ड इन। वैल्यूएशंस ऑफ बहुत सारे आईटी कंपनी के काफी अट्रैक्टिव हो गए, तो यहाँ से मेजर डाउनसाइड नहीं दिख रहा है फॉर आईटी। बट हैविंग सेड दैट, आई विल नॉट बी वेरी बुलिश ऑल्सो ऑन आईटी। मेरे को एटलीस्ट एक दो क्वार्टर देखना है जहां पे उनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है, जहां पे उनका द डील विंस होता है। इफ यू रिमेंबर, पिछले काफी सारे मेरे इंटरेक्शंस जो हुए आपके साथ, उसमें मैंने बोला है कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 6 to 12 months की आईटी एक सेक्टर है जब तक वहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, जहां जब तक डील विंस इंप्रूवमेंट इज नॉट विजिबल, ओवरवेट होने का कोई चांस ही नहीं है। एंड आई वुड मेंटेन दैट स्मॉल बाउंसेस कैन हैपन कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण, बट आई वुड से कि जब तक ब्रॉडर ट्रेंड नहीं दिख रहा इंप्रूवमेंट का, आई डोंट वांट टू बी बुलिश देयर। ठीक है, तो आईटी पर अभी भी आप बुलिश नहीं है। एक और सेक्टर आपने जो हाईलाइट किया मॉर्निंग अनिरुद्ध, वो था केमिकल की। उसमें भी आप फिलहाल बाइंग के मौके नहीं ढूंढेंगे। क्या बड़ी वजह रहेगी? क्या उनकी जो पाइल्ड अप इन्वेंट्री है वो रीजन है? चाइना से जो प्रेशर है, क्या वजह है जो आप केमिकल स्टॉक्स को अभी नहीं देखना चाहेंगे? तो केमिकल्स एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है इज दैट ओवर सप्लाई फ्रॉम द चाइनीज इकोनॉमी, बिकॉज उनका खुद का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है काफी वीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका जो भी सप्लाई है ऑन द बेस केमिकल्स एंड द स्पेशलिटी केमिकल्स, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में दे आर विलिंग टू डंप एट एनी प्राइस। तो उस कारण इनफैक्ट हम लोगों ने काफी सारे डोमेस्टिक इन इंडिया काफी सारे जो केमिकल इंपोर्टर्स है उनसे लास्ट 4-5 महीने में काफी इंटरेक्शन किया है। एक जो बड़ा आउटकम आया है ऑल दिस इंटरेक्शंस इज, जो पहले दे इंडिया में जो केमिकल कंपनीज थे वो लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे प्ले आउट हो रहा था, एंड चाइना से इंपोर्ट करके सेलिंग इन इंडिया वाज नॉट गेटिंग वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक प्राइसेस। अभी बिकॉज ऑफ चाइना वांटिंग टू सेल एट अ मच लोअर प्राइस, लॉजिस्टिक्स प्राइस बहुत कम हो गया है, उस कारण अभी ये इंपोर्ट जो पहले बहुत कम हो गया था वो भी बढ़ गया है। सो समथिंग लाइक, अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है केमिकल फ्रॉम चाइना अगेन, आई थिंक इट इज एविडेंट कि चाइना इज डेफिनेटली डंपिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो केमिकल आई थिंक थोड़ा देखकर वी शुड वेट एंड वॉच बिफोर टेकिंग एनी एक्सपोजर ओवर देयर। फाइनेंशियल्स में आपका फेवरेट हिस्सा कौन सा है? क्या खरीदेंगे आप डिक्लाइंस पे यहाँ से नेक्स्ट 3-4 महीने में? सी, प्राइवेट बैंक में बोलूंगा काफी अंडर परफॉर्म हुआ है, एंड लास्ट कुछ महीनों में इफ यू रिमेंबर पीएसयू बैंक्स आर ऑल द हॉट फेवरेट। तो मैं बोलूंगा कि आज के दिन में काफी सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एंड आई वुड से दैट ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है, आई वुड से यहाँ से अगले 6 to 9 months बैंकिंग सेक्टर कुड बी अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इंडेक्स रिटर्न। वैल्यूएशन वाइज आज के दिन में बैंकिंग इंडेक्स इज मच अंडर वैल्यू कंपेयर टू द निफ्टी। तो अगर मैं पूरा निफ्टी का कॉम्पोजिशन देखूं और उसमें बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन देखूं, इट इज बिलो इट्स हिस्टोरिकल एवरेज। तो ये एक बड़ा स्पेस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जहां मैं बोलूंगा काफी आउट परफॉर्मेंस आ सकता है इन द नेक्स्ट 6 to 9 months, and within banks I would bet on the private banks at this point of time. PSU banks have been bullish for a long time, but seeing the valuations आज के दिन में मैं बोलूंगा प्राइवेट बैंक्स में the risk reward is much in favor. अनिरुद्ध, क्योंकि अब डिफेंस और रेलवे काउंटर्स भी इस बार की अर्निंग में ज़्यादा नोटिसेबल होंगे, लेकिन सभी लोगों को पता है कि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये भी काफ़ी सारे लोगों तक बात पहुंच चुकी है कि इनकी ऑर्डर बुक तो 5-5 साल तक की इनके पास पड़ी हुई है। तो क्या ये ऐसे ही प्ले करते रहेंगे या फिर कभी रुकेंगे भी? डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है एंड ऑल्सो द रेलवेज, जहां पे लास्ट 1 साल में काफी सारा जो वैल्यूएशन गैप था दैट हैज ऑलरेडी पिक्ड अप। सो आई वुड से वो वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस अभी नहीं है। सो यहाँ से वील हैव टू पार्टिसिपेट बोथ डिफेंस स्टोरी एंड द रेलवे कंपनीज विद अर्निंग्स अपसाइड, एंड वो जो वैल्यू, बिकॉज टिपिकली अगर आप कोई भी स्टॉक प्राइस देखेंगे उसमें दो चीज काम करती है, वन इज अर्निंग्स ग्रोथ एंड सेकेंड इज द मल्टीपल एक्सपेंशन।
multiple expansion has already happened in all the defense stocks and the railway stocks. In fact, in most of the PSU stocks, जो multiple expansion होना था वो हो गया है. यहाँ से they will play out on the earnings growth. तो whether they are able to give you a 15, 18, 20% earnings growth, इनका जो price reaction भी होगा will be in line with that. So I would say, in fact, हम लोगों ने पहले भी ये mention किया था कि हम लोग काफी सारे defense companies से already we have taken our profits off the table. It's not that I'm negative on defense, but मैं बोलूंगा जो valuation है वो justify नहीं कर रहा है to keep a very large exposure over there. काफी सारे जो stocks आप देखेंगे, चाहे वो pure play defense हो, shipping companies हो, और many of those PSUs also, valuation जो पहले 7-8 के multiple पे होता था, आज के दिन में वो 18-25 के multiple पे चल रहा है. So that is something जो मैं बोलूंगा कि यहाँ से सिर्फ earnings growth पे play करना है, multiple expansion पे नहीं. ठीक है, ये तो बात हुई रेलवेज की। हालांकि आपने केमिकल्स पर अपना व्यू नेगेटिव बताया अनिरुद्ध, बट एग्रो केमिकल स्पेस पे वहाँ क्या व्यू होगा? आप देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है, वहाँ से क्या ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए? Agrochemicals, to be honest, I don't have much exposure, in our overall coverage, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रॉडर मार्केट है, एंड उसमें काफी सारे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस होते रहते हैं विद रिगार्ड टू प्राइस रेगुलेशन, विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट्स. तो वो एनी सेक्टर जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं वो थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं, एंड दैट्स द रीजन आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट मच ऑन द एग्रोकेमिकल सेक्टर. हिस्सा जो है बाजार का जो काफ़ी प्रेशर डाल रहा है, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है एचडीएफसी बैंक. कोई लेना नहीं चाहता, 1 साल बाद लेंगे. आप काम करना शुरू करेंगे उसमें पहले या नहीं? I think HDFC Bank, if you see, उसमें at a time it was a hot favorite, and आप किसी का भी पोर्टफोलियो उठा लीजिए, कोई इंस्टीट्यूशन का, HNI का, रिटेल का, सबके पास था. From there it has become the hated stock of the street. मतलब आज के दिन में nobody wants to touch it. पहले काफी उम्मीद था कि HDFC बैंक एंड लिमिटेड का मर्जर होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इट विल बिकम द 8th or 10th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज टू बी ओन्ड बाय एवरीवन. बट ये जो रिसेंटली उन लोगों ने एनालिस्ट मीट किया, उसके बाद ऐसा हो गया है कि इट हैज बिकम अ हेटेड स्टॉक. हैविंग सेड दैट, जो मैंने अभी मेंशन किया कि प्राइवेट बैंक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है, आई थिंक डेफिनेटली ये एक ऐसा बैंक है जहां पे आई थिंक यहाँ से डाउनसाइड लुक्स एक्सट्रीमली लेस, एंड आई वुड से इधर से अगर आपको देखना है तो यू शुड डेफिनेटली बाय एंड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग रन, क्योंकि यहाँ से इसका जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है लास्ट 18 मंथ्स में, इट इज ऑलमोस्ट एट द रॉक बॉटम विद रिगार्ड टू द प्राइस टू बुक बोले या प्राइस टू अर्निंग्स बोले, एंड जो भी नेगेटिव्स है दे आर ऑल प्राइस्ड इन. नाउ एक दूसरा एक जो थीसिस होता है इन द मार्केट ऑफ आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, पीपल से कि अगर आप देखें ये जो दोनों कंपनीज आपने बताई है, Reliance and HDFC, combined in the Nifty, they make up roughly around 23% exposure. तो जब तक ये दोनों कंपनीज मूव नहीं करेंगे, बहुत बड़ा मूव इन द इंडेक्स इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द इंडेक्स इज बिटवीन रिलायंस एंड HDFC. तो इन दोनों का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखना चाहते हैं कि मार्केट मेक्स द न्यू हाइज इन द कमिंग ईयर्स. अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए. Thank you.